तो देखिए कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। क्वेश्चन बैंक का जो 2012 का हिस्ट्री का जो क्वेश्चन बैंक है 11 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए थे। 11 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे। पानीपत का युद्ध कब हुआ था ये सब कल बताए थे। आज हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है वीर नरसिंह, उसके बाद दिया है कृष्णदेव राय, उसके बाद है अच्युत देव राय, उसके बाद सदाशिव राय। तो सबसे पहले ऑप्शन को लिख लेते हैं, उसके बाद एनालिसिस करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो 12 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, में दिया हुआ है वीर नरसिंह, वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। ऑप्शन में दिया हुआ है वीर नरसिंह। अब ब में दिया हुआ है कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। और उसके बाद स में ऑप्शन में दिया हुआ है अच्युत देव राय, अच्युत देव राय, अच्युत देव राय। उसके बाद द ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द में दिया हुआ है सदाशिव राय, सदाशिव राय, सदाशिव राय। तो सबसे पहले ये जानिए विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहे, राय। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहे, राय। तो राय कहे तो इसीलिए। और वीर नरसिंह ऑप्शन कहता है, क्या कहता है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का जो सबसे महानतम शासक कौन था, तो वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। याद रखिएगा कृष्णदेव राय। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय। विजयनगर का सबसे महानतम शासक कौन था, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय किस वंश का था, तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय जो था तुलु वंश का दूसरा शासक था, तुलु वंश का था। किस वंश का था, तुलु वंश का, तुलु वंश का था। और इसका शासन काल कब से कब तक है, तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय का शासन काल जो है 1509 से 1529 तक इसका शासन काल है। 1509 से 1529 तक इसका शासन काल है कृष्णदेव राय का। और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था, तो तुलु वंश का, याद रखेगा। और विजयनगर पर शासन करने वाले वंश कौन कौन है, तो विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहला वंश शासन किया संगम वंश। तो संगम वंश के संस्थापक कौन थे, याद रखेगा संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, जो अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किए। किसकी, हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना किए। उसके बाद आया संगम वंश के बाद सालू वंश। तो सालू वंश के जो संस्थापक थे ना, सालू वंश के संस्थापक थे नरसिंह सालू। सालू वंश के संस्थापक कौन थे, नरसिंह सालू। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा सालू वंश के संस्थापक कौन थे, नरसिंह सालू, याद रखेगा। उसके बाद आया तुलु वंश। तो तुलु वंश के संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह, यही दिया हुआ है वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह जो थे ना वो कौन थे, तुलु वंश के संस्थापक थे, तुलु वंश के संस्थापक, तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह। और तुलु वंश का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य पर कब से कब तक है, तो याद रखिएगा 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक तुलु वंश का शासनकाल है। तो सबसे पहले वीर नरसिंह तुलु वंश के संस्थापक, आपसे पूछा जाए तुलु वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह का जो शासनकाल है ना कब से कब तक है, तो वीर नरसिंह का शासनकाल 1505 से लेकर और 1509 एडी तक है, ठीक ना। 1505 से 1509 ईस्वी तक किसका शासनकाल है, तो वीर नरसिंह का। और वीर नरसिंह किस वंश का शासक था, तुलु वंश का। और तुलु वंश का शासक था वीर नरसिंह, और तुलु वंश का संस्थापक भी था। और याद रखिएगा कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1509 से लेकर 1529 एडी तक। और कृष्णदेव राय के दरबार में 2 विदेशी यात्री आए थे, जिनका नाम क्या क्या है, तो कृष्णदेव राय के दरबार में 2 विदेशी यात्री आए थे, पुर्तगाल के थे। सबसे पहले तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो विदेशी यात्री आए थे वो कौन थे, एडुआर्डो बारबोसा। एडुआर्डो बारबोसा जो था ना कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और कब आया था, तो कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक है, तो इसी बीच में ना आया था। तो एडुआर्डो बारबोसा जो आया था वो पुर्तगाल का विदेशी यात्री था। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा एडुआर्डो बारबोसा किस देश का था, पुर्तगाल का। और पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन। और वही लिस्बन है जहाँ दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, वह लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। तो पुर्तगाली यात्री था एडुआर्डो बारबोसा, जो कृष्णदेव राय के दरबार में 1516 ईस्वी में आया था और 1518 ईस्वी तक कृष्णदेव राय के दरबार में रहा था। किसके दरबार में रहा, कृष्णदेव राय के दरबार में एडुआर्डो बारबोसा रहा। 1516 में आया, याद रखिएगा 1516 में लिख लीजिएगा।
और 1518 तक रहा था। और इसके जो यात्रा वृत्तांत है एडुआर्डो बारबोसा का यात्रा वृत्तांत क्या है, तो याद रखिएगा द बुक ऑफ डुआर्डो बारबोसा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि द बुक ऑफ डुआर्डो बारबोसा किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो याद रखिएगा एडुआर्डो बारबोसा की। एडुआर्डो बारबोसा किस देश का था, पुर्तगाल का। कब आया था भारत, 1516 ईस्वी में। कब तक रहा, 1518 ईस्वी तक। इसके दरबार में आया, कृष्णदेवराय के दरबार में। अब दूसरा विदेशी यात्री आया था जो कृष्णदेवराय के दरबार में ही आया था, तो दूसरा कौन था, तो याद रखिएगा दूसरा जो था डोमिंगोस पेस। ये डोमिंगोस पेस कहाँ का था, डोमिंगोस पेस भी पुर्तगाल का था। और डोमिंगोस पेस जो आया था ना, वो कब आया था, तो डोमिंगोस पेस 1522 ईस्वी में आया था। डोमिंगोस पेस 1522 ईस्वी में आया था किसके दरबार में, तो याद रखिएगा कृष्णदेवराय के दरबार में। 1522 में नहीं, सॉरी 1520 में आया था। 1520 से 1522 तक रहा था डोमिंगोस पेस। 1520 से 1522 तक कृष्णदेवराय के दरबार में भारत रहा था। और डोमिंगोस पेस कहाँ का था, पुर्तगाल का। और ये पुर्तगाल का था। और डोमिंगोस पेस की जो यात्रा वृत्तांत है वह कौन है, डोमिंगोस पेस की कथा। ये उसके यात्रा वृत्तांत का नाम ही है डोमिंगोस पेस की कथा। तो उम्मीद करते हैं कृष्णदेवराय तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अच्युत देवराय। तो अच्युत देवराय का जो शासनकाल है ये किस वंश का था, ये भी तुलु वंश का था। ये जितना भी शासक लिखे हैं ना सब तुलु वंश का था। सबसे पहले वीर नरसिंह जो तुलु वंश का संस्थापक था। दूसरा कौन था, कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी कौन बना, अच्युत देवराय। अच्युत देवराय का जो शासनकाल है 1530 से लेकर 1542 एडी तक इसका शासनकाल है। और अच्युत देवराय के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था, वो भी पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का था जो अच्युत देवराय के दरबार में आया था, वो कौन था, फर्नाओ नूनीज। फर्नाओ नूनीज इसके दरबार में आया था। किसके दरबार में, अच्युत देवराय के दरबार में फर्नाओ नूनीज आया था। पूछेगा फर्नाओ नूनीज किसके दरबार में आया था, तो अच्युत देवराय के। कंफ्यूजन नहीं होना है, हम यात्रियों के नाम बताते हैं। सबसे पहले एडुआर्डो बारबोसा किसके दरबार में आया, कृष्णदेवराय के दरबार में। एडुआर्डो बारबोसा किसके दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में। कब आया, तो 1516 में। और 1518 तक रहा। उसके बाद आया कौन, डोमिंगोस पेस। डोमिंगोस पेस किसके दरबार में आया, तो डोमिंगोस पेस जो आया था वो भी कृष्णदेवराय के दरबार में आया। वो 1520 से 1522 तक रहा। उसके बाद है फर्नाओ नूनीज। तो फर्नाओ नूनीज आया था अच्युत देवराय के दरबार में। फर्नाओ नूनीज अच्युत देवराय के दरबार में आया था। तो फर्नाओ नूनीज जो आया था 1535 में आया था। 1535 से 37 तक रहा था फर्नाओ नूनीज। अच्युत देवराय के दरबार में आया। और अच्युत देवराय किस वंश का था, तो अच्युत देवराय तुलु वंश का था। ये सब तुलु वंश का शासक है। तो 1535 से 1537 तक जो रहा था फर्नाओ नूनीज। हम जो बोलते हैं उसको सुनिएगा। 1535 से 1537 तक अच्युत देवराय के दरबार में फर्नाओ नूनीज रहा, जो पुर्तगाल का था। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो क्या है, क्रॉनिकल ऑफ फर्नास। पूछा जाए क्रॉनिकल ऑफ फर्नास किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो कहिएगा क्रॉनिकल ऑफ फर्नास फर्नाओ नूनीज की यात्रा वृत्तांत है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद है सदाशिव राय। तो सदाशिव राय कौन था, तो याद रखिएगा सदाशिव राय जो था वो तुलु वंश का सबसे अंतिम शासक था। तो तुलु वंश का अंतिम शासक आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, तुलु वंश का अंतिम शासक, तुलु वंश का अंतिम शासक, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा सदाशिव राय। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था, सदाशिव राय। और तुलु वंश के संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह, जो 1505 से 1509 एडी तक इसका शासनकाल है। उसके बाद कृष्णदेवराय दूसरा था। तो उम्मीद करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेवराय सबसे महान शासक था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, तो ऑप्शन में दिया हुआ है, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 17 मई 1498, लेकिन ऐसे आया था 20 मई 1498 को, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है 20 मई 1498, इसमें दिया हुआ है 17 मई 1498। तो याद रखिएगा वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, तो 17 मई 1498। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देखिए, 17 मई 1498 याद रखिएगा। वास्को डी गामा भारत आया 20 मई 1498 को, लेकिन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 17 मई 1498 हो जाएगा। 17 मई 1498 को भारत आया था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया। वास्को डी गामा भारत आया पहली बार
भारत आया या पहली बार आया था? वास्को डी गामा भारत पहली बार आया था 1498 में। और पूछा जाए वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, तो याद रखिएगा वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया था, तो याद रखिएगा दूसरी बार जो आया था, दूसरी बार भारत आया था कब? 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। और वास्को डी गामा किस देश का था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और भारत पहली बार कब आया? 17 मई 1498 को। और यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। ये नहीं कहिएगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ये गलत है। यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? तो 1498 को। और ये वास्को डी गामा आया था वह कहाँ? केरल के तट पर आया था। केरल के तट पर एक राजा थे जिनका नाम क्या था? राजा जामोरिन। राजा जामोरिन के दरबार में वास्को डी गामा भारत आया था सबसे पहली बार। और दूसरी बार आया 1502 ईस्वी में, और पहली बार 1498 ईस्वी में। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। कहता है वास्को डी गामा भारत का पहुंचा, तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 17 मई 1498, वरना होता 20 मई 1498। उसके बाद 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ये 13 नंबर क्लियर हो गया। 14 नंबर है गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध किससे है? तो उम्मीद करते हैं गोपुरम का संबंध आप लोग जानते होइएगा, ये विजयनगर में जाती थी। गोपुरम का संबंध जो है मंदिरों के प्रवेश द्वार से, मंदिरों के प्रवेश द्वार से गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिरों के प्रवेश द्वार से। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से। तो क्या हो जाएगा? मंदिर से। गोपुरम का संबंध मंदिर से। तो इसका दिए गए ऑप्शन के हिसाब से किस आंसर हो जाएगा? डी। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से। तो मंदिर से इसका ऑप्शन दिया हुआ है द में, तो द सही हो जाएगा। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। अब है 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो याद रखिएगा आईन अकबरी, पहले सबसे पहले ये जानिए आईन अकबरी है क्या। आईन अकबरी से हमें किसकी जानकारी मिलती है? आईन अकबरी से हमें मुगल कालीन कृषि की जानकारी मिलती है। और आईन अकबरी को किसने लिखा था? तो याद रखिएगा अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे? अकबर के शाही इतिहासकार थे। अकबर कौन था? तो मुगल वंश का तीसरा शासक था एवं मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता था। ऐसा हम लोग कल भी पढ़े थे कि अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो अकबर का शाही इतिहासकार कौन था? अबुल फजल, जिसने आईन अकबरी एवं अकबरनामा की रचना की। तो क्वेश्चन कहता है आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो याद रखिएगा आईन अकबरी जो विभक्त था 5 भागों में। 15 नंबर क्वेश्चन है आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो 15 का आंसर हो जाएगा 5 भागों में। 5 भागों में आईन अकबरी विभक्त था। आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त था। तो आंसर क्या हुआ? डी। इसका आंसर सही हो जाएगा द। याद रखिएगा 15 क्या हो जाएगा? द। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त था? 5 भागों में। अगर आपसे पूछता अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है, तो याद रखिएगा आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त था। आईन अकबरी इधर हो जाएगा अकबरनामा। तो अकबरनामा जो है ना, अकबरनामा कितने भागों में विभक्त था? अकबरनामा 3 भागों में विभक्त था। 3 भागों में अकबरनामा 3 भागों में विभक्त था। अकबरनामा कितने भागों में विभक्त था? 3 भागों में। और आईन अकबरी 5 भागों में। कंफ्यूज नहीं करना है, आईन अकबरी 5 भागों में और अकबरनामा 3 भागों में। अकबरनामा का तीसरा खंड आईन अकबरी है। अकबरनामा का ही तीसरा खंड क्या है? आईन अकबरी। आपसे पूछा जाएगा कि आईन अकबरी क्या है, तो अकबरनामा का तीसरा खंड है वही आईन अकबरी है। आईन अकबरी से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो मुगल कालीन कृषि की। और आईन अकबरी और अकबरनामा दोनों पुस्तक की रचना किसने की थी? अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे? तो अकबर का शाही इतिहासकार। तो उम्मीद करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो डी नंबर है 5 भागों में विभक्त था। तो आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त था। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? ये याद रखिएगा। औरंगजेब जो था, औरंगजेब क्या था? औरंगजेब को अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 100 नंबर ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में। और औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब का पूरा नाम क्या हो जाएगा?
तो औरंगजेब का पूरा नाम किसी से याद नहीं हो सकता है जल्दी से। औरंगजेब का पूरा नाम है अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, औरंगजेब का पूरा नाम है। ये लिखिएगा तो पूरा इतना पढ़ने हो जाएगा, इसीलिए इसको याद रखिएगा। अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये औरंगजेब का पूरा नाम है। इसी नाम से वह गद्दी पर बैठा था, यानी राजा बना था तो इसी नाम से बना था, ठीक है। और औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ बिताया था? तो दक्षिण भारत में। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर और आलमगीर, ये सब आप लोग जानते होइएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? दक्षिण भारत में, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद शेख सलीम चिश्ती, ये सब किस सिलसिला के प्रमुख संत थे? तो ये सब चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत थे। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। सबसे पहले ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ में दिया हुआ है, ऑप्शन में पहला दिया हुआ है आगरा, आगरा दिया हुआ है। और ब में दिया हुआ है क्या? तो ब में दिया हुआ है दिल्ली, ब में दिल्ली। उसके बाद स में दिया हुआ है अजमेर, अजमेर, स में क्या दिया हुआ है? अजमेर। उसके बाद द में दिया हुआ है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो पहले ये जानिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किस सिलसिले के प्रवर्तक थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी वह कहाँ थी? अजमेर। आपका सही आंसर हो जाएगा 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ थी? अजमेर में, अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब चिश्ती सिलसिला के संत थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, चिश्ती की दरगाह, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अब आएगा फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी जो है ना, यहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अजमेर में किसका है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। उधर है दिल्ली। तो दिल्ली में याद रखिएगा, दिल्ली में किसका दरगाह है? तो दिल्ली में याद रखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो सबसे पहले हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, जिसकी दरगाह कहाँ है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। और एक और है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसका नाम है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अजमेर को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। अजमेर में किसकी दरगाह है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। उसके बाद है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और याद रखिएगा शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भारत आया था, उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भारत आया था। और किस मुगल बादशाह को सलीम के नाम से जाना जाता है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। किस मुगल बादशाह को सलीम के नाम से जाना जाता है? तो जहांगीर को, सलीम के नाम से जहांगीर को जाना जाता है। याद रखिएगा जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। और जहांगीर का जो जन्म हुआ था इसी के आशीर्वाद से हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, इसीलिए जहांगीर को सलीम भी कहा जाता है। और ये बच गया आगरा। तो याद रखिएगा आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? 1504 ईस्वी में। आगरा शहर की जो स्थापना हुई थी ना, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में हुई थी। 1504 ईस्वी में किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी।
नाम क्या है? सिकंदर लोदी। और ये किस वंश का था? तो सिकंदर लोदी जो था लोदी वंश का था। याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। कब की थी? 1504 में। आगरा शहर की स्थापना कब हुई? 1504 में। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के तट पर। आगरा में क्या है? तो ताजमहल। और ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। तो उम्मीद करते हैं ये 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिकंदर लोदी किस वंश का था? लोदी वंश का। लोदी वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश था लोदी वंश। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन था? लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। लोदी वंश कब से कब तक शासन किया? 1451 से 1526 तक। कहा? दिल्ली सल्तनत पर। और आगरा शहर की स्थापना 1504 में हुई थी। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। और शेख निजामुद्दीन औलिया तथा शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती तथा शेख सलीम चिश्ती, ये चारों जो संत लिखे ये सब किस सिलसिला के थे? चिश्ती सिलसिला के। याद रखेगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनमें से कौन संत चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। तो ऐसे संत का नाम याद रखेगा, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, और उसके बाद हो गया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये सब चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत थे। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यही आपसे 17 नंबर क्वेश्चन कहता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो ये याद रखेगा, 18 नंबर क्वेश्चन है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। 1853 में 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। और भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी, उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी कब? 1853 में। वही कह रहा है रेल की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो 1853 में। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। और 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। कहां से कहां तक चली थी? बंबई से थाने के बीच ये रेलगाड़ी चली थी। कौन? भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। कहां से कहां तक? बंबई से थाने के बीच। बंबई से थाने के बीच चली थी पहली रेलगाड़ी 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। और ये किसके समय में चला था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में ना। भारत में पहली रेलगाड़ी किसके समय में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल डाक तार का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। रेल डाक एवं तार का जनक रेल डाक तार का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। 1853 में गवर्नर जनरल जो थे ना, लॉर्ड डलहौजी के समय में यह पहली रेलगाड़ी चली थी। 1853 में जो रेलगाड़ी चली थी उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। और कहां से कहां तक चली थी? 34 किलोमीटर दूरी थी बंबई से थाने के बीच। बंबई से थाने के बीच चली थी। बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूर 34 किलोमीटर दूरी थी। 34 किलोमीटर दूरी थी। याद रखिएगा, 34 किलोमीटर दूरी तक चली थी बंबई से थाने के बीच 1853 में। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक ना, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी को क्या कहा जाता है? भारत में रेल डाक एवं तार का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले देखिए आ नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है 1919। ब नंबर ऑप्शन दिया हुआ 1920। 100 नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 100 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 1921। और द नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 1922। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और डेट क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? डेट क्या था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद करिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लिख लीजिए जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड
हुआ था, उसके रिपोर्ट के उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था? हंटर आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ? हंटर आयोग। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। 1920 का था। तो 1920 में जो हुआ था, 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाए थे। कब से कब तक चला था असहयोग आंदोलन? कब से कब तक चला था? तो 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। 1920 से 22 तक, 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन आपसे ये भी पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। और उसके बाद है 1921। तो 1921 से 31 तक के बीच में, 1921 से 31 तक के बीच में किसका निर्माण हुआ? इंडिया गेट का निर्माण। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? याद रखिएगा, 1921 से 1931 तक इंडिया गेट का निर्माण। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 से 1931 तक के बीच में। इंडिया गेट की जो नींव पड़ी थी, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 1921 में, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 1931 में बनकर तैयार हुआ था। 1921 से 1931 तक इंडिया गेट का निर्माण हुआ। उसके बाद 1922 से 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। तो क्वेश्चन क्या कहता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 19 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखेगा 13 अप्रैल 1919 को आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर में क्या कहता है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो सबसे पहले ये देखिए, अब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ लिखिए, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया की सबसे पहले हो जाएगा नींव पड़ी। इसकी जो नींव पड़ी थी, कब पड़ी थी? गेटवे ऑफ इंडिया की नींव पड़ी 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया की नींव पड़ी 1911 में। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत में। जॉर्ज पंचम, याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम। आपसे पूछा जाएगा इंडिया गेट की, गेटवे ऑफ इंडिया का जो गेटवे ऑफ इंडिया की नींव पड़ी थी वह किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी, उसकी पत्नी मेरी, उसकी पत्नी का नाम क्या था? मेरी। मेरी के स्वागत में, मेरी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव पड़ी थी। गेटवे ऑफ इंडिया की नींव कब पड़ी थी? 1911 में। याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया की नींव कब पड़ी थी? 1911 में। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुई थी, तो आपके ऑप्शन में देगा 1911 और आप मारिएगा 1911, लेकिन नींव पड़ी थी 1911 में। और यह बनना प्रारंभ हुआ, निर्माण कार्य प्रारंभ कब हुआ था? निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, निर्माण कार्य प्रारंभ 1913 में। निर्माण कार्य जो प्रारंभ हुआ 1913 में। निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, मतलब बनकर कब तैयार हुआ? निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, निर्माण कार्य पूर्ण जब कब हुआ था? 1924 में। तो देखिए क्या क्या 3 गो डेट आ गया। सबसे पहले पूछेगा इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया ये जो है मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया की नींव कब पड़ी थी? 1911 में। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत में। जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव पड़ी थी। कब पड़ी थी? 1911 में। और यह बनना कब प्रारंभ हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनना प्रारंभ हुआ था 1913 में। 1913 में यह बनना प्रारंभ हुआ। उसके बाद यह बनकर कब तैयार हुआ? 1924 में। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कब बनकर तैयार हुआ? तो 1924 में। कब बनकर तैयार हुआ? 1924 में। और इसमें से देखिए 1924 नहीं दिया रहेगा ऑप्शन और 1913 तो देगा ही नहीं। सबसे ये तो पूछेगा ही नहीं, सब ऑप्शन में देगा 1911 और 1924। तो पूछेगा इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था? तो 1924 में। और 1924 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मारिएगा 1911, ठीक ना। तो वही कहता है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कब, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो इसमें ऑप्शन दिया 1910, 1912, 1911, 1914। तो पहले देखिए ऑप्शन लिखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन अ कह रहा है, अ में है 1910, ब में 1900 के ब में क्या है? 1912 और स में क्या है? 1911 और द में 1914।
तो सबसे पहले देखिए इसमें से कोई डेट है 1913 है ना 1924 है 1911 दिया हुआ है। तो इस तीनों में से कोई डेट रहेगा तो सबसे पहले सीधे पूछेगा निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तो 1924 में, यानी कहेगा बनकर तैयार कब हुआ 1924 में। और कहेगा इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ तो 1911 में। निर्माण ऑप्शन में देगा निर्माण कब हुआ 1911 में, लेकिन होता 1924। लेकिन इसमें 3 गो डेट है तो इसीलिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1911। तो आपका कुछ दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 100 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ 1911 में। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 1911 सही हो जाएगा आपका, 100 नंबर ऑप्शन सही है। और 1914 में क्या हुआ था तो याद रखिएगा 1914 में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। 1914 में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, मैक-मोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में। और 1914 में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किसने किया था तो सर हेनरी मैक-मोहन, इसके नाम में ही है सर हेनरी मैक-मोहन। सर हेनरी मैक-मोहन ने मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया था। सर हेनरी मैक-मोहन ने 1914 में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया। और ये मैक-मोहन रेखा कहाँ है तो मैक-मोहन रेखा याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में मैक-मोहन रेखा कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मैक-मोहन रेखा है। और मैक-मोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में किसके बीच है, भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह किसके बीच है, भारत एवं चीन के बीच। भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच है मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ 1914 में, किसने किया सर हेनरी मैक-मोहन। और इधर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ 1911 में। यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था, सर हेनरी मैक-मोहन ने किया था। यह कहाँ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और किसके बीच है, भारत और चीन के बीच। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है अ में क्या दिया हुआ है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। उसके बाद ब में ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ब में दिया हुआ है अल हिलाल, अल हिलाल, अल हिलाल। और स में ऑप्शन में दिया हुआ है यंग इंडिया, यंग इंडिया। ये सब पत्रिका या अखबार है यंग इंडिया। उसके बाद द में कामरेड, द में क्या है कामरेड, कॉमरेड है, कॉमरेड। तो सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किसका प्रकाशन किया था तो याद रखेगा अल हिलाल, अल हिलाल नामक पत्रिका का जो प्रकाशन किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो याद रखेगा इसकी प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ब, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 का क्या होगा ब, 21 का ब क्या, 21 का ब हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया तो अल हिलाल का। अब इधर बच गया न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया का जो प्रकाशन किया था वह कौन किया था, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन किया था एनी बेसेंट। उसके बाद यंग इंडिया, तो ये तो जानते हैं यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी। यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया। इधर है कामरेड, तो कामरेड का प्रकाशन जो किया था मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर। तो हम लोग सारे ऑप्शन का एनालिसिस करते चलते हैं इसलिए टाइम लगेगा। याद रखिएगा क्या कहता है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया का प्रकाशन कौन किया एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी तो एनी बेसेंट आयरलैंड की एक महिला थी, ये आयरलैंड की थी, महिला थी। और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला भी थी एनी बेसेंट। याद रखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी एनी बेसेंट। और उसके बाद है अल हिलाल, अल हिलाल का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। उसके बाद यंग इंडिया, यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया। और उसके बाद कॉमरेड, कॉमरेड का प्रकाशन जो किया था मोहम्मद अली जौहर ने किया था।
कॉमरेड का प्रकाशन मोहम्मद अली जौहर ने किया था। तो ये उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये और ये तीनों बहुत पूछा जाता है आपसे। न्यू इंडिया का प्रकाशन डॉक्टर एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, आयरिश थी, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये बनी थी। ये उतना डीप नहीं जानी अभी। उसके बाद अल हिलाल का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। उसके बाद यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया, कॉमरेड का मोहम्मद अली जौहर। तो उम्मीद करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इनके जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम के आजाद पर 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेगा। उसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सिद्धू व कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? सही क्वेश्चन है, सिद्धू व कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सिद्धू एवं कान्हू। और में क्या है? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा विद्रोह। उसके बाद ब ऑप्शन में क्या है? ब ऑप्शन में है संथाल विद्रोह। उसके बाद स ऑप्शन में क्या है? सन्यासी विद्रोह। उसके बाद द ऑप्शन में क्या है हमारा? द में हो जाएगा हो विद्रोह। तो देखिए हो विद्रोह। तो सबसे पहले क्या है? मुंडा विद्रोह। ये मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। 1899 से 1900 एडी तक। और इसके नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। यह कब हुआ था? 1899 से 1900 एडी तक। उसके बाद संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। सबसे पहले ये जानिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और इसके नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू व कान्हू जो थे वो संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। इसके नेता कौन थे? तो सिद्धू व कान्हू। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1899 से 1900 तक। उसके बाद बच गया सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1760 से 1800 एडी तक। और इसके नेता कौन थे? सन्यासी विद्रोह के नेता केना दिरजी नारायण। केना सरकार दिरजी नारायण होगा। केना सरकार दिरजी नारायण इसके नेता थे। और एक नेता और थे केना सरकार दिरजी नारायण। उसके बाद हो जाएगा कौन? केना सरकार और दिरजी नारायण, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1700। केना सरकार और दिरजी नारायण दो व्यक्ति थे, केना सरकार और दिरजी नारायण, याद रखेगा। सबसे पहले मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 एडी तक। उसके बाद मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। उसके बाद संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसके नेता कौन थे? सिद्धू व कान्हू जो थे वह संथाल विद्रोह के नेता थे। उसके बाद सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह के नेता थे केना सरकार और दिरजी नारायण, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है। केना सरकार और दिरजी नारायण ये सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किए थे। 1760 से 1800 एडी तक सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है सिद्धू व कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो संथाल विद्रोह का। यानी ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिद्धू व कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यही क्वेश्चन है, सिद्धू व कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह हुआ कब था? 1855-56 में। तो उम्मीद करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 3 क्वेश्चन और है, तो तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, अब है 23 नंबर। तो सबसे पहले
23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 23 नंबर में कहता है भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो सबसे पहले देखिए अस्थायी बंदोबस्त भारत में कहाँ लागू किया गया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन अ में दिया हुआ है बंगाल, ब में दिया हुआ है पंजाब में, उसके बाद स में दिया हुआ है दक्षिण भारत, उसके बाद द में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहता है भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो दिए गए ऑप्शन में क्या होगा, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में कहाँ कहाँ लागू किया गया था, बंगाल, बिहार और कहाँ, उड़ीसा में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1793 में। 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में और कर्नाटक में भी लागू किया गया था, लेकिन प्रमुख रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1793 में क्या लागू किया गया था, अस्थायी बंदोबस्त। और इस अस्थायी बंदोबस्त के जो जनक थे ना, अस्थायी बंदोबस्त के जनक वो कौन थे, अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त के जनक आपसे पूछा जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त के जनक थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुख्य रूप से अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या सही हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंगाल में। तो बंगाल और बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ऑप्शन में दिया हुआ है पंजाब। तो पंजाब में क्या लागू हुआ था, पंजाब में महालबाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, पंजाब में। और महालबाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, पंजाब में। कब लागू हुआ था, 1822 में। पंजाब में महालबाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था 1822 में। पंजाब में, मध्य प्रांत में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो लागू हुआ था महालबाड़ी व्यवस्था, कब लागू हुआ था, 1822 में। और महालबाड़ी व्यवस्था के जो जनक थे, इसके जनक, महालबाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, मार्टिन बर्ड। क्या हो जाएगा, मार्टिन बर्ड। महालबाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, मार्टिन बर्ड। और महालबाड़ी व्यवस्था 1822 में पंजाब, मध्य प्रांत तथा उत्तर प्रदेश में ये लागू हुआ था। तो महालबाड़ी व्यवस्था पंजाब में, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो उम्मीद करते हैं ये 23 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक और है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में लागू हुआ था। और 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। क्या कहता है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। 24 नंबर में पहले ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, और नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो सबसे पहले है और में सी राजगोपालाचारी। उसके बाद ब में दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद स में दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद द में दिया हुआ है रेड क्लिफ। तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और ये कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन का था। और आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप लोग क्या कहते हैं, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये थे भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भारत के थे। और सीधे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन आपका सही हो जाएगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
और सीधे पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और इधर लाल बहादुर शास्त्री है, तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने क्या नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का। याद रखिएगा, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान और जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था 1965 के भारत पाक युद्ध के समय। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और उस पर हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे अयूब खां, जनरल अयूब खां। और ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुई थी और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी, ताशकंद में। और आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछा जाता है, भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु ताशकंद में यानी विदेशों में हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, ताशकंद में। तो ये सब याद रखिएगा। उधर इसके बाद रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ कौन था, रेड क्लिफ इसका पूरा नाम है सर सिरिल रेड क्लिफ। और ये रेड क्लिफ था, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया था सर सिरिल रेड क्लिफ ने रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। और ये रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। तो उम्मीद करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री थे। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 25 नंबर में है भारतीय संविधान का निर्माण में कितने समय लगा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, लगभग 3 वर्ष लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, किस ऑप्शन में, अ में दिया, नहीं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, द। इसका आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगेंगे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होगा, लेकिन इसमें दे दिया है 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, यानी 2 वर्ष 11 माह 12 दिन। इसमें गलत दे दिया हुआ है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। तो देख लीजिए, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष कह सकते हैं, लगभग 3 वर्ष भारतीय संविधान के निर्माण में लग गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। और भारतीय संविधान के बनने में कुल 64 लाख रुपया खर्च हुआ था, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। और भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये 25 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 2012 का हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक जो हुआ खत्म हुआ। कल से हम लोग 2013 का क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज वाली क्लास समझ में आई होगी। कल हम लोग आगे 2013 से पढ़ेंगे।